नमस्कार मित्रों, बीसी पांडे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस के साथ आज फिर आपके सामने उपस्थित हूं। आज के सेट में भी हमने कुल 15 क्वेश्चंस लिए हुए हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस का ये सेशन कंटिन्यू है आपके लिए, जिनमें हम अलग अलग टॉपिक से लगातार क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। आज का जो टॉपिक है जिससे हम मोस्टली हमने क्वेश्चंस को लिया हुआ है वो है जो है संप्रभुता यानी सुवरेनिटी। ठीक है, और संप्रभुता के साथ साथ हो सकता है कुछ क्वेश्चन हम बहुलवाद पर भी करें, और नहीं तो फिर जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा बहुलवाद हो जाएगा। या ये भी हो सकता है कि संप्रभुता से हम कुछ और भी क्वेश्चंस को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कुल 15 क्वेश्चन ही लिया हुआ है। ठीक है, फिलहाल जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे अलग अलग टॉपिक के, उन सब को आपको हम टॉपिक वाइज जो है वो देते हुए जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन है, भारत में संप्रभुता कहां निवास करती है? भारत में संप्रभुता कहां निवास करती है? संविधान, सरकार, राष्ट्रपति, जनता। संविधान, सरकार, राष्ट्रपति, जनता। बताइए भाई, भारत में जो संप्रभुता है वह कहां निवास करती है? ठीक है ना, संप्रभुता यानी सोवरेनिटी कहां निवास करती है? दरअसल गिलक्राइस्ट ने संप्रभुता के दो प्रकार बताए हैं। एक होती है विधिक संप्रभुता, ठीक है, एक क्या होती है? विधिक संप्रभुता, और दूसरा होती है राजनीतिक संप्रभुता। ठीक है, राजनीतिक संप्रभुता। अब जो ये विधिक संप्रभुता है, यह विधिक संप्रभुता किसके पास होती है? विधिक संप्रभुता जो है वो कह सकते हैं जिनके पास कानून निर्माण करने की शक्ति होती है उनके पास होती है। कानून निर्माण करने की शक्ति होती है उनके पास होती है। लेकिन जो राजनीतिक संप्रभुता होती है ये किसके पास होती है? यह बेसिकली जनता के पास होती है। ठीक है ना, किसके पास होती है? जनता के पास होती है। अब जैसे भारत में की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत के हम संविधान की बात करेंगे। संविधान को किसने बनाया? संविधान को संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा को किसने बनाया? संविधान सभा को जनता ने बनाया। जनता ने बनाया, तो जाहिर सी बात है कि जनता के पास ही मुख्य शक्ति आएगी। यानी संप्रभु कौन हुई? संप्रभु कौन हुई? फिर जनता हुई ना। अब क्या कहती है प्रस्तावना? प्रियम्बल क्या कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ही क्या होता है? सोवर्ण। ठीक है, और उस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता का प्रवर्तक कौन है? आए कहां से क्षमता? ये किसने दिया ताकत? ये जनता ने दिया ताकत। ठीक है ना, तो ऐसे में भारत में संप्रभुता कहां निवास करती है? स्पष्ट उत्तर हो जाएगा क्या? जनता। ठीक है, यानी इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आप प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किया? प्रभुसत्ता की, यहां पर प्रभुसत्ता लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है। प्रभुसत्ता वास्तव में ये क्या है? संप्रभुता। ये क्या है? संप्रभुता, ठीक है, की धारणा का निरूपण सबसे पहले किया प्लेटो ने, अरस्तु ने, बोंदा ने, लॉक ने। ठीक है, किसने? प्लेटो ने, अरस्तु ने, बोंदा ने या लॉक ने? आंसर क्या होगा भाई? देखिए, अगर हम बात करें तो 16वीं शताब्दी में आया कौन? बोंदा। और बोंदा जो है को ही क्या माना जाता है? इसी को संप्रभुता का जनक माना जाता है। इसी को संप्रभुता का जनक माना जाता है। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या हो जाएगा? बोंदा हो जाएगा। लेकिन यहां थोड़ा और समझ लीजिएगा, ये जो क्रम चलता है ना, 16वीं शताब्दी, फिर 17वीं शताब्दी, ठीक है, फिर 18वीं शताब्दी और फिर 19वीं शताब्दी, इसमें अलग अलग लोग आए जिन्होंने प्रभुसत्ता को अलग अलग प्रकारों से परिभाषित किया या उसके बारे में विचार दिया। उसका जरा एक क्रम देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि उसका क्रम भी जो है पूछा गया है। ठीक है, उसका क्रम यह होगा कि 16वीं शताब्दी में कौन आया? बोंदा आए। 17वीं शताब्दी में कौन आया? ग्रोसियस आए और हॉब्स आए। ग्रोसियस और हॉब्स आए। 18वीं शताब्दी में कौन आया? रूसो आया। लेकिन
19वीं शताब्दी में आगे जाकर के ऑस्टिन आता है। कौन आता है? ऑस्टिन आता है। ठीक है, तो ये जो जिन लोगों ने संप्रभुता के बारे में काम किया, ठीक है, उनका यह एक सीक्वेंस था। 16वीं में बोंदा, 17वीं में ग्रोसियस और हॉब्स, 18वीं में रूसो और 19वीं में कौन आता है? ऑस्टिन आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है। राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। यह कथन किसका है? डायसी, गिलक्राइस्ट, बार्कर, ब्राइस। किसका है बताइए भाई? डायसी, गिलक्राइस्ट, बार्कर और ब्राइस। इनमें से कौन होगा? इनमें आंसर होगा गिलक्राइस्ट। ठीक है, कौन होगा आंसर इसमें? बी होगा, गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट क्या कहता है जरा देखिएगा आप लोग। राजनीतिक संप्रभुता के बारे में गिलक्राइस्ट कहता है कि राजनीतिक विद्वानों ने, अच्छा बहरहाल ये तो गिलक्राइस्ट का स्टेटमेंट है, लेकिन हम अगर थोड़ा सा इसी को हम एब्रिविएट करें यानी थोड़ा सा विस्तारित करें तो आप इसको ऐसे मानिए, दरअसल जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के जो थिंकर्स हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट्स हैं, या जिसको आप राजनीतिक विद्वान कह सकते हैं, उन्होंने संप्रभुता को जो है क्या किया, या प्रभुसत्ता को क्या किया? दो भागों में बांटा। एक को कहा कि वैधानिक प्रभुसत्ता यानी विधिक प्रभुसत्ता, और दूसरा क्या कहा उन्होंने? विधिक प्रभुसत्ता के साथ साथ राजनीतिक प्रभुसत्ता, यानी एक को कहा विधिक प्रभुसत्ता और एक को क्या कहा? राजनीतिक प्रभुसत्ता या संप्रभुता। ठीक है, जो विधिक प्रभुसत्ता होती है दोनों में अंतर क्या है समझिएगा। वैधानिक संप्रभुता वह है जिसके पास कानून निर्माण की शक्ति होती है और उसी के पास कानून को लागू करने की शक्ति भी होती है। ठीक है, अब अगर कानून निर्माण की शक्ति आपके पास है और कानून को लागू करने की शक्ति भी आपके पास है, तो जाहिर है कि आप कोई भी कानून बना सकते हैं और उसको लागू भी कर सकते हैं। लागू आप लोकतांत्रिक विधि से भी कर सकते हैं और लागू उसको आप निरंकुश होकर के भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम राजनीतिक प्रभुसत्ता की बात करें, राजनीतिक संप्रभुता की बात करें, तो जो राजनीतिक संप्रभुता है यह जनता में निहित होती है। जैसे अगर हम विधिक प्रभुसत्ता की बात करें तो किसमें आएगी? संसद के पास आएगी। लेकिन जो राजनीतिक प्रभुसत्ता होगी वह किसके पास आएगी? राजनीतिक प्रभुसत्ता हमेशा जनता के पास होती है। और जनता क्या कर सकती है? जनता संसद को भी बदल सकती है। जनता संसद को भी बदल सकती है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि जिस इच्छा को नागरिक मानते हैं, जिस इच्छा को नागरिक मानते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? राजनीतिक संप्रभुता या राजनीतिक प्रभुसत्ता कहा जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। जो कानून के पीछे रहती है, और जो कानून के पीछे रहती है इसके बारे में स्टेटमेंट किसका था? ये गिलक्राइस्ट का स्टेटमेंट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। स्वयं पर, स्वयं के शरीर का, और कहते हैं मस्तिष्क पर व्यक्ति, मस्तिष्क पर पूरा व्यक्ति क्या है? संप्रभु है। यानी आप कह सकते हैं स्वयं पर जो है शरीर का नियंत्रण है और मस्तिष्क पर व्यक्ति का नियंत्रण है। ठीक है, या कह सकते हैं कि स्वयं पर शरीर संप्रभु है, यानी सब कुछ है, और मस्तिष्क पर व्यक्ति सब कुछ है। ठीक है, यह वक्तव्य किसका है? जेरेमी बेंथम का, रूसो का, जॉन ऑस्टिन का, जॉन स्टुअर्ट मिल का। ठीक है, ये स्टेटमेंट है मिल का। किसका स्टेटमेंट है भाई? मिल का स्टेटमेंट है। अब इसको थोड़ा डिटेल देखते हैं इसका हम लोग। दरअसल मिल को आप जानते हैं उपयोगितावादी विचारक माना जाता है, और इन्होंने एक निबंध लिखा था, उसको हम कहते हैं, उसका नाम है ऑन लिबर्टी। ठीक है, ये जो लिखा था इन्होंने ऐसे, का क्या नाम था? ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी में इन्होंने स्वतंत्रता संबंधी विचारों को दिया हुआ है, या अपने विभिन्न स्वतंत्रताओं से संबंधित विचारों का वर्णन किया है। क्या लिखते हैं उसमें इन्होंने? इसमें यह स्वतंत्रता के दो रूप बताते हैं।
एक कहते हैं कि एक स्वतंत्रता है स्वसंबंधी, एक स्वतंत्रता क्या है, स्वसंबंधी, और एक स्वतंत्रता इन्होंने क्या कहा है, परसंबंधी। क्या कहा है, एक कहा है इन्होंने स्वसंबंधी और एक को क्या कहा इन्होंने, परसंबंधी। जो इन्होंने स्वसंबंधी वाली स्वतंत्रता की बात की हुई है, इसमें ये कहते हैं कि इस पर राज्य को कोई नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए। यानी स्वसंबंधी जो स्वतंत्रता है, इस पर राज्य को कोई नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं कि स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। लेकिन जब ये कहते हैं कि पर संबंधी स्वतंत्रता क्या है, तो कहते हैं कि पर संबंधी स्वतंत्रता में वह राज्य को के हस्तक्षेप की अनुमति देता है। पर संबंधी स्वतंत्रता में वह राज्य के हस्तक्षेप की अनुमति देता है। स्वसंबंधी स्वतंत्रता का वर्णन करते समय यह पागल और सनकियों को भी स्वतंत्रता देने की वकालत करता है। ठीक है, ये कहता है कि जिनके पास बुद्धि नहीं है या थोड़ा सनकी मिजाज के प्रकृति के व्यक्ति हैं, उनको भी स्वतंत्रता होती है। ठीक है, ये कहता है कि जो उनकी स्वतंत्रता होती है, बेसिकली वह एक स्वच्छंदता होती है। स्वच्छंदता क्या होती है, जैसे आप कहेंगे कि भाई ये मस्त मलंद आदमी है, तो मस्त मलंद आदमी क्या होता है, कुछ भी पहनेगा, कुछ भी खाएगा, कैसे भी रहेगा, अपने में मस्त होगा। ठीक है, तो ऐसे में यह कहता है कि जो पर संबंधी स्वतंत्रता है, यह पागलों के लिए भी है, यह सनकियों के लिए भी है, और इस स्वतंत्रता में राज्य को कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, और राज्य के हस्तक्षेप को सीमित कर देता है। अब जाहिर सी बात है कि जो यह स्वतंत्रता का विचार दे रहा है कौन, मिल, चूंकि उपयोगितावादी है, तो उसकी आलोचना तो होगी ही। एक थिंकर हैं जिनको आप लोग जानते हैं, बारकर साहब। बारकर साहब मिल साहब की इन दोनों स्वतंत्रताओं पर की आलोचना करते हैं। ठीक है, और आलोचना करते हुए कहते हैं कि मिल एक खोखली स्वतंत्रता, मिल एक खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का संदेश वाहक बनकर रह जाता है। अमूर्त व्यक्ति का संदेश वाहक बनकर रह जाता है। ठीक है, तो यह जो बात आप समझ रहे हैं, ये जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में बारकर की आलोचना है। ठीक है, बहरहाल मिल का अपना विचार है उपयोगितावादियों में कि स्वतंत्रता दो प्रकार की है, एक है स्वसंबंधी स्वतंत्रता और एक है पर संबंधी स्वतंत्रता। ये कहता है कि इसमें तो राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, इसमें तो राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, लेकिन इसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। देखिए, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करिए बच्चा, अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़िए कि एक क्वेश्चन दूसरे से रिलेट करे, एक थिंकर दूसरे से रिलेट करे, एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ कैसे जुड़ करके अलग कैसे हो रहा है, वहां पर आलोचनाएं कैसे जोड़ी आ रही हैं। ठीक है, और उस आलोचना से के साथ और कौन कौन लोग संबंधित है या उनसे और कौन से विचार संबंधित है, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। कैसा भी घुमाएगा क्वेश्चन, आप उसको जरूर कर लेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? पहला है बोंदा, मार्क्स और ऑस्टिन। अगला है बोंदा, मार्क्स और हीगेल। अगला है हीगेल, लॉसबेल और हस्टन। लेकिन अगला कह रहा है बोंदा, ग्रोसस और ऑस्टिन। दरअसल बोंदा और ऑस्टिन तो आपको मिल जा रहे हैं यहां पर, लेकिन यहां पर मार्क्स बीच में आ जा रहे हैं जो कि संप्रभुता के बारे में बात नहीं करते हैं। इसमें ग्रोसस का होना बहुत जरूरी है, और ग्रोसस केवल एक में है, वो है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन केवल डी में ग्रोसस साहब हैं, तो विकल्प क्या हो जाएगा यहां पर? बोंदा, ग्रोसस और ऑस्टिन। थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं इसकी हम। एक्चुअल में संप्रभुता की व्याख्या करने का जो श्रेय जाता है, आप जानते हैं सबसे पहले तो बोंदा को जाता है, जिनको हम जो है फादर ऑफ
सोवर्निटी कहते हैं, यानी संप्रभुता का जनक कह सकते हैं। लेकिन इनके साथ साथ, बोंदा के साथ साथ ह्यूगो, ग्रोसियस और जॉन ऑस्टिन भी होते हैं। ठीक है, मैंने अभी इसके पहले आपको अलग अलग टाइम बताया था, 16वीं में कौन, 17वीं में कौन, 18वीं में कौन और 19वीं में कौन। सेकंड क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में हमने आपको पूरा एक सीक्वेंस दिया था। अब उस सीक्वेंस में आप पाएंगे बोंदा हैं, ग्रोसियस हैं, ह्यूगो साहब हैं, जॉन ऑस्टिन साहब हैं। ठीक है, और उसका सीक्वेंस मैंने आपको बताया। तो उसमें हमने आपको यह भी बताया कि दरअसल ये जो अलग अलग टाइम पर व्याख्या आई, वो क्रम तो एक अलग है, लेकिन जब भी संप्रभुता या प्रभुसत्ता की बात आए, वहां पर बोंदा, ह्यूगो, ग्रोसियस और ऑस्टिन, इन 4 नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी इसमें 3 नाम दिया है, लेकिन कुछ और क्वेश्चंस भी ऐसे पूछे गए हैं जिनमें क्या हुआ है, चारों को दिया गया है। ठीक है, तो जब 4-6 का क्रम बनाया जाएगा तो उसमें एक तो आप ये याद रखिएगा कि कौन कौन प्रभुसत्ता या संप्रभुता की परिभाषा देने में रहे हैं या विचार देने में रहे हैं। दूसरा आप यह याद रखिएगा कि सीक्वेंस क्या था, 16वीं में कौन आया, 17वीं में कौन आया, 18वीं शताब्दी में कौन आया और 19वीं शताब्दी में कौन आया। सबसे पहला कौन था, बोंदा था, तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, सबसे लास्ट में कौन आएगा भाई, ऑस्टिन आएंगे। कब, 19वीं शताब्दी में ऑस्टिन साहब आएंगे। तो इसको आप बेटा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीक्वेंस आपका गड़बड़ ना होने पाए। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता था, निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता था, लॉक, रूसो, हॉब्स, प्लेटो। निरंकुश संप्रभुता में, ठीक है, संप्रभुता को में निरंकुशता को जो शामिल करता है वो कौन होगा, निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता था, लॉक, रूसो, हॉब्स या प्लेटो। बताए भाई कौन था इसमें। दरअसल निरंकुश संप्रभुता में जो सबसे ज्यादा विश्वास करता था, वो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपने आप उत्तर मिल जाएगा। हॉब्स क्या था, हॉब्स के जितने विचार थे वह सब कहीं ना कहीं वैज्ञानिक विचारों में आते हैं, और वह जो उसके शोध की शैली थी उसमें वैज्ञानिकता का समावेश था। और वैज्ञानिकता के लिए तर्क बहुत अनिवार्य होता है, लॉजिक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें प्रमाण चाहिए होते हैं। जिसमें प्रामाणिक अध्ययन किया जाता है उसी को हम साइंटिफिक स्टडी कहते हैं, साइंटिफिक अप्रोच कहते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। किसका होगा, इसमें सबसे ज्यादा वैज्ञानिक कौन रहा, हॉब्स। ठीक है, क्या कहता है हॉब्स, हॉब्स निरंकुश प्रभुसत्ता का समर्थन करता है और क्या कहता है कि तलवार के बिना संविदाएं केवल शब्द मात्र है। तलवार के बिना संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट केवल एक शब्द मात्र है। आप किसी से कोई समझौता करते हैं तो दो पक्ष मान लीजिए आपस में समझौता कर रहे हैं, तो अगर दोनों पक्षों को यह डर नहीं रहेगा कि अगर हमने यह समझौता तोड़ा तो हमें कोई व्यक्ति है या कोई कानून है, कोई संस्था है जो दंडित करेगी, तो आप उस समझौते को हवा में तोड़ देंगे। यानी हर समझौते के पीछे, हर समझौते के मानने के पीछे एक डर होता है। जैसे अभी आप 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे कोई चीज लिखते हैं तो कहते हैं अरे यार इसकी क्या वैल्यू है, छोड़ो छोड़ो, क्या उखाड़ लेंगे इससे हमारा, तो उसको आप हवा में भूल जाते हो। लेकिन जब वही लीगल कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं और उसको आप सबमिट करते हैं कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट को पहले से, तो तब आपको डर रहता है कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट का हमने वायलेशन किया तो हमें सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने से पहले 100 बार सोचेंगे। अब आप डिसाइड करिए कि यह वैज्ञानिक है या नहीं। तो इसीलिए हॉब्स क्या कहता है, निरंकुश संप्रभुता की बात करता है और उसमें वैज्ञानिकता को लाते हुए कहता है कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई संविदा कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, तो जब तक आप तलवार का दम नहीं रख दिखाएंगे, यानी ताकत नहीं दिखाएंगे, चाहे वह कानूनी ताकत हो, चाहे वह शरीर की शक्ति हो या विचारों की शक्ति हो या ईश्वरीय शक्ति हो, अगर आप नहीं दिखाते हैं तो वह संविदा कभी भी टूट सकती है, ऐसा हॉब्स कहता है। ठीक है,
यहां पर ये भी आप जान लीजिएगा, निरंकुश या इसी को हम अमर्यादित संप्रभुता भी कहते हैं, के समर्थकों में बोंदा भी आता है, हॉब्स भी आते हैं, जर्मी बेंथम भी आते हैं, ऑस्टिन भी आते हैं और साथ में हीगल भी आते हैं। ठीक है, यानी ये विचारक ये मानते हैं कि संप्रभु राज्य में, जो संप्रभु राज्य है उनमें सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, अविभाज्य तथा अमर्यादित शक्ति होती है। ठीक है, लेकिन वहीं पर मर्यादित संप्रभुता का सिद्धांत भी आता है। मर्यादित यानी जो है सकारात्मक संप्रभुता के विचारों में कौन आते हैं? लॉक आते हैं। ठीक है, इसका समर्थन मॉन्टेस्क्यू साहब भी करते हैं। ठीक है, और लॉक क्या कहता है इस बारे में? लॉक यह कहता है कि जनता तथा सरकार एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। एक सकारात्मक वे में क्या कह रहा है कि केवल सरकार ही जनता को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि जनता भी सरकार को नियंत्रित करती है। लेकिन वहीं पर मॉन्टेस्क्यू थोड़ा सा इसको अलग भाषा में कहता है। मॉन्टेस्क्यू यह कहता है कि दरअसल सरकार के अंग ही एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं और सरकार के अंग में ही जनता भी शामिल होती है। ठीक है, तो बहरहाल आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हॉब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभुता, हॉब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभुता, समझौते का अंग, समझौते के ऊपर, व्यक्तियों के नीचे, प्रजातांत्रिक रूप से निर्वाचित। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हॉब्स के सामाजिक समझौते में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में संप्रभु यानी सुवर्ण था, समझौते का अंग, समझौते के ऊपर, व्यक्तियों के नीचे, प्रजातांत्रिक रूप से निर्वाचित। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, समझौते के ऊपर, समझौते के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? दरअसल हॉब्स ने सामाजिक समझौते के जो है, हॉब्स ने जो सामाजिक समझौता की बात की है उसमें संप्रभुता को समझौते के ऊपर रखा है। ठीक है, संप्रभुता को समझौते के ऊपर रखा है। हॉब्स कहता है कि संप्रभुता सर्वोच्च और पूर्ण होती है। क्या कहता है? कि संप्रभुता सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर होती है और पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। संप्रभु को अपेक्षित अधिकार, ठीक है, हमेशा के लिए सौंप दिए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें वापस नहीं मांगा जा सकता। इन्हें अगर आप वापस मांग रहे हैं तो इसका तात्पर्य यह होता है कि सभ्य समाज को भंग करके प्राकृतिक दशा में लौट आइए। अगर आप किसी को अधिकार दे करके और फिर अधिकार मांग रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? आज आपको मूल अधिकार दिए गए हैं और आपसे मूल अधिकारों को मांग लिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ? कि आपको जो आज सभ्य समाज आप कहला रहे हैं वह कैसा हो जाएगा? वह वही पुरातनवादी समाज हो जाएगा जहां पर शक्ति महत्वपूर्ण होती है, शक्ति महत्वपूर्ण होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो वह अवस्था कौन सी कही जाएगी? वह आदिमकालीन अवस्था कही जाएगी। ठीक है ना? तो और इस आदिमकालीन अवस्था के बारे में क्या कहेगा हॉब्स? क्या कहता है कि फिर तो यह वह अवस्था है जहां पर ना कोई कानून है, ना कोई नियम है, और जाहिर सी बात है जब दोनों चीज नहीं होंगी तो न शांति होगी न सुरक्षा होगी, इसकी कहीं कोई गारंटी नहीं होती है। हॉब्स ये भी कहता है, हॉब्स कहता है कि किसी भी शासन प्रणाली के अंतर्गत, चाहे वह लोकतंत्र हो यानी डेमोक्रेसी हो, अभिजात तंत्र हो यानी एरिस्टोक्रेसी हो, या राजतंत्र हो यानी मोनार्ची हो, कोई भी तंत्र हो, प्रभुसत्ता के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। प्रभुसत्ता के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। और कहता है कि इसको आप बहुत छोटे शब्दों मत बांटिए, इसकी छोटी व्याख्या ना करिए, बल्कि इसकी एक व्यापक व्याख्या करिए। प्रभुसत्ता एक व्यापक व्याख्या है, चाहे वह लोकतंत्र हो, ठीक है, चाहे वह कह सकते हैं आप अभिजात तंत्र हो, या फिर वह राजतंत्र ही क्यों ना हो। ये कहता है कि जो प्रभुसत्ता है ना, इसको वही हटा सकता है। कौन? इसको वही हटा सकता है जो उसको देता है। लेकिन इस प्रभुसत्ता को देता कौन है? जनता देती है। और अगर जनता इसको हटा देगी तो उसकी सुरक्षा की स्वयं कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी, तो क्या वह इसको हटाएगी? आप कह सकते हैं। इसलिए हॉब्स भी इस बात को कहता है कि इस प्रभुसत्ता को इसके शासित या प्रजाजन ना तो हटा सकते हैं और ना ही किसी प्रकार से हटाने की गुंजाइश ही रह जाती है, क्योंकि वह स्वयं ही इसके लिए दंड के भागी
बन जाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। लॉक ने समर्थन किया, लॉक ने समर्थन किया निरंकुश प्रभुसत्ता का, सीमित प्रभुसत्ता का, यहां प्रभुसत्ता भी मतलब संप्रभुता, निरंकुश प्रभुसत्ता का, सीमित प्रभुसत्ता का, बिना किसी प्रभुसत्ता वाले राज्य का, सामान्य इच्छा की प्रभुसत्ता का, सामान्य इच्छा की प्रभुसत्ता का। अभी अब अगर आपको अभी ठीक इसके पहले वाला या ठीक उसके पहले वाला लेक्चर अगर आपको याद होगा तो आप इसका उत्तर तुरंत दे देंगे। लॉक किसका समर्थन करता है? दरअसल लॉक समर्थन करता है सीमित प्रभुसत्ता का। किसका? सीमित प्रभुसत्ता का, क्योंकि वह निरंकुश प्रभुसत्ता का समर्थन नहीं कर सकता। निरंकुश प्रभुसत्ता में राज्य ही सब कुछ हो जाता है, जबकि सीमित प्रभुसत्ता में, सीमित संप्रभुता में गुंजाइश रहती है, थोड़ा लचीलापन आता है। क्या कहता है लॉक, समझिएगा। लॉक ने लोगों को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार दिया है। लॉक ने लोगों को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार दिया है। ठीक है, और जैसे ही राज्य के विरुद्ध विरोध करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है किसको? जनता को, वहीं पर संप्रभुता क्या होती है? सीमित हो जाती है। ठीक है, प्रभुता क्या हो जाएगा? ठीक है, प्रभुसत्ता या संप्रभुता, ठीक, क्या हो जाएगी? सीमित हो जाएगी। लॉ क्या करता है? सीमित प्रभुसत्ता या सीमित संप्रभुता का समर्थन करता है। ठीक है, ये कहता है कि राज्य यदि लोगों को प्राप्त प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या सामाजिक समझौते द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करता है तो लोग राज्य को दी गई शक्ति को पुनः वापस ले सकते हैं। ठीक है, लॉक कहता है कि मानव अपने प्राकृतिक अधिकारों, जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति की रक्षा करने के लिए संविदा के द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा सरकार की स्थापना करता है। और इस सरकार की स्थापना के बारे में वो कहता है कि चाहे वह न्यास हो यानी कोई ट्रस्ट हो, ठीक है, या कोई संस्था हो, और यही संस्था या ट्रस्ट कोई न कोई चाहे राज्य के रूप में ही आया हो, ठीक है, वह उसको सीमित अधिकार प्रदान करती है कि आपको हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने, उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए और जो आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कानून बनाया उसके अनुसार हमको काम करना पड़ेगा। यानी दोनों एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं। ठीक है ना? तो ऐसे में सीमित प्रभुसत्ता आपके पास भी है और सीमित प्रभुसत्ता हमारे पास भी है। जाहिर सी बात है कि सीमित स्वतंत्रता आपके पास भी है और सीमित स्वतंत्रता ही हमारे पास भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस चिंतक यानी विचारक ने संप्रभुता के जनरल बिल यानी कह सकते हैं आप इसी को हिंदी में कहते हैं सामान्य इच्छा जनरल बिल में निहित होने की वकालत की? जॉन ऑस्टिन। इनमें से किस चिंतक ने संप्रभुता के जनरल बिल यानी संप्रभुता के सामान्य इच्छा में निहित होने की वकालत की? जॉन ऑस्टिन, जीन बोर्डिन, रूसो, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम कल आपको करा चुके हैं, ठीक है, जहां पर जिक्र आया था रूसो का। जहां पर किसकी बात आई थी? रूसो की। वहां पर हमने इस तरह क्वेश्चन एक कराया भी था। क्या हो जाएगा आंसर? रूसो ही हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? रूसो। फिर से एक बार पढ़ लीजिए। इनमें से किस चिंतक ने संप्रभुता के सामान्य इच्छा में निहित होने की वकालत की? जॉन ऑस्टिन, जीन बोर्डिन, रूसो, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब सामान्य इच्छा की बात आ जाए कुछ मत देखिए, आप सीधे क्या मार दीजिए? रूसो। क्या कहता है रूसो यहां पर यह कहता है दरअसल कि सामाजिक अनुबंध से जिस राज्य की उत्पत्ति होती है, सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट से जिस राज्य की उत्पत्ति होती है, सर्वोच्च सत्ता उसी में निहित होती है। क्या कहा इसने? कि
सामाजिक अनुबंध से जिस राज्य की उत्पत्ति होती है सर्वोच्च सत्ता उसी में निहित होती है। अतः संप्रभुता का सही सही आधार ही क्या है? सामान्य इच्छा। संप्रभुता का सही सही आधार ही क्या है? सामान्य इच्छा। अब सामान्य इच्छा को भी आप समझ लें थोड़ा, तो एक क्वेश्चन अभी इससे रिलेटेड और आएगा कि सामान्य इच्छा से मतलब क्या है? सामान्य इच्छा से मतलब क्या है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कल के टॉपिक में आ चुका है, यानी 31 का जो क्वेश्चन सेट था उसमें आ चुका है। उसी से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन आज और लिया है, और अभी एक क्वेश्चन में भी आपको और मिले इसी सेट में, जो बिल्कुल एक्सप्लेन करेगा कि व्हाट इज जनरल विल, सामान्य इच्छा क्या है। ठीक है, आइए अगले देखते हैं अगला क्वेश्चन। लीजिए आ गया क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन से रूसो के जनरल विल, यानी अभी क्या बताया? सामान्य इच्छा। इसीलिए कह रहा हूं आपको कोरिलेट करके क्वेश्चन को पढ़िए, कोरिलेट करके टॉपिक को पढ़िए। पूरा पॉलिटिकल साइंस कोरिलेटेड है। थिंकर्स तैयार हो गया तो थ्योरी तैयार हो जाएगी, थ्योरी तैयार हो जाएगी, थिंकर्स तैयार हो जाएंगे, और जब ये सब तैयार हो जाएंगे तो आप कंपैरेटिव अपने आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, और अगर ये सब पढ़ लेंगे तो फिर आपको आईआर पढ़ने में खास दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के आप मास्टर ही हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आइए जरा समझते हैं निम्नलिखित में से कौन से रूसो के जनरल विल की विशेषताएं थी। निम्नलिखित में से कौन से रूसो के जनरल विल यानी सामान्य इच्छा की विशेषताएं थी। जो मैंने कहा कि सामान्य इच्छा क्या है वही क्वेश्चन है। यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है। सामान्य इच्छा क्या है? यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है। यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है। फिर कह रहे हैं यह स्थायी है। फिर कह रहे हैं यह व्यक्तिगत है। बताइए भाई, सामान्य इच्छा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है या नहीं? बिल्कुल है, यह आंतरिक इच्छा की ही अभिव्यक्ति है। सामान्य इच्छा क्या होती है? आंतरिक इच्छा नहीं होती। यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है। यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है। तो सबसे अच्छी इच्छा क्या है? आप इसे कोई सोच रहा होगा सबसे सुंदर लड़की शादी करें, आप इसे कोई लड़की सोच रहे हो सबसे सुंदर लड़के शादी करें, तो आप में से कोई सोच रहा होगा कि चांद सी महबूबा होगी, ऐसा मैंने कब सोचा था। तो कुछ भी सोच रहे होंगे आप। सामान्य इच्छा क्या होती है साहब? सामान्य इच्छा यह होती है जो आपके अंदर से उत्पन्न हो, और जो आपके अंदर से उत्पन्न हो यानी आंतरिक इच्छा ही सबसे अच्छी इच्छा होती है। फिर क्या कह रहा है? यह स्थायी है। बिल्कुल, सामान्य इच्छाएं हमेशा स्थायी ही होती हैं बेटा। सामान्य इच्छाएं कभी भी अस्थायी नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे आज मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए। अच्छी नौकरी में मान लीजिए आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हैं, यानी आप एक टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने एक टीचर की प्रिपरेशन के बारे में अगर सोच रखा है, तो टीचिंग जॉब में आप जाना चाहते हैं, तो आपने एक सोच रखा ना भाई कि अब आपने आईएएस बनने का तो सोचा नहीं, फिर तो आप उसके बराबर का सपना भी नहीं देख रहे होंगे ना। आपकी स्थायी इच्छा क्या है? वहीं तक सीमित है ना, वह स्थायी ही होगी, क्योंकि वह लगभग असीमित नहीं बल्कि सीमित होती है, और जब सीमितता की बात आएगी तो वह स्थायी हो जाएगी। लेकिन फिर क्या कह रहा है? यह व्यक्तिगत है। क्या व्यक्तिगत हो सकती है? नहीं, यह व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि सामान्य इच्छा सबकी इच्छा होती है। यहां कहा गया ना हर व्यक्ति की इच्छा है कहीं ना कहीं, तो यह व्यक्तिगत नहीं होती। यह व्यक्तिगत होती है, इच्छाएं अलग होती हैं, लेकिन हर व्यक्ति की सामान्य इच्छा होती है, इसलिए इसको व्यक्तिगत नहीं कह सकते। इस आधार पर मेरे हिसाब से आंसर क्या हो जाना चाहिए भाई? 1, 2 और 3 हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो 1, 2, 3 और 3। ठीक है, सही है। इसमें आंसर होगा सी, 1, 2 और 3। थोड़ा और समझ सकते हैं इसके बारे में चाहे तो आप। ठीक है, इसको हम बता चुके हैं पहले ही आपको, लेकिन लोक कल्याण पर आधारित होने के कारण सामान्य इच्छा को जो है एक व्यक्ति की भी इसको कह सकते हैं, कुछ व्यक्ति की भी कह सकते हैं, या समुदाय की इच्छा भी कह सकते हैं। लेकिन इस इच्छा में संख्या नहीं बल्कि वास्तव में गुणों की प्रधानता यहां पर देखनी होगी। ठीक है, और अगर गुणों की प्रधानता देखेंगे तो यह व्यक्तिगत इच्छा में नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि
संप्रभु संबंध, जो अगर हम संप्रभुता की बात करते हैं तो संप्रभुता जो होती है संपन्न होने की वजह से ही सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है। ठीक है, अगर आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं तो ही आपकी सामान्य इच्छाएं भी होंगी। अगर आप प्रभुत्व संपन्न नहीं हैं तो सामान्य इच्छाओं का भी कोई खास मतलब नहीं रह जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूसो लॉक से पूर्णतः प्रभावित है। रूसो लॉक से, रूसो एक ऐसा नाम है जो कई लोगों से प्रभावित था अलग अलग मामलों में। यह हॉब से भी प्रभावित था, तो यह किसी न किसी रूप में लॉक से भी प्रभावित था। किस बात से? रूसो लॉक से पूर्णतः प्रभावित है। प्राकृतिक अधिकारों के विचार से, समूहों की संप्रभुता के सिद्धांत से, समूहों की संप्रभुता के सिद्धांत से, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से, या उपर्युक्त सभी से। किस मामले में रूसो लॉक से पूरी तरह से सहमत था? बताएं भाई। एक यहां पर विकल्प दरअसल थोड़ा फंसा रहा है आपको। एक कह रहा है कि प्राकृतिक अधिकारों के विचार से, दूसरा प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से। इस पर बहुत ध्यान समझिएगा। दरअसल विचार और सिद्धांत, जिसमें केवल एक सामान्य विचार दे, सामान्य एक बात कहें, वह विचार होता है। लेकिन जिस पर आप शोध करके और व्यापक तौर पर उस पर चर्चा करें, वह क्या होता है? सिद्धांत होता है। ठीक है, या ऊपर सभी होगा भाई इसमें? आंसर होगा सी, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से। कैसे? रूसो जो है लॉक की इस बात से सहमत था कि प्राकृतिक अवस्था में सभी वस्तुएं साझी हुआ करती थी। प्राकृतिक अवस्था में सभी वस्तुएं क्या होती थी? साझी हुआ करती थी। साझी मतलब केवल ना हमारी, ना केवल तुम्हारी। यह कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में किसी के पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती थी, किसी के पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती थी। ठीक है, और ना ही परिवार होता था, ना ही परिवार होता था। जो भी व्यक्ति किसी वस्तु पर अपना श्रम मिला दिया करता था, जो भी व्यक्ति किसी वस्तु पर अपना श्रम मिला दिया करता था, वह उसकी हो जाया करती थी, वह उसकी हो जाया करती थी। ठीक है, जैसे बचपन में मैं गांव गया और गांव में किसी बाग में कुछ बच्चों के साथ गया, तो वहां पर कुछ बच्चे अपना यानी एक, अब किसी ना किसी का तो पेड़ रहा ही होगा, बेर का पेड़ था। अब उस बेर के पेड़ में लोग अपना कोई डंडी मार करके, कोई पत्थर मार करके टुकड़ा, और उससे जो है वो बेर को तोड़ रहे थे। अब उसमें से जो जितनी बेर गिरा ले, वह अपनी बेर को उठा ले। पेड़ तो किसी और का था, लेकिन गिराया तो आपने ना, श्रम तो आपने लगाया ना। तो जो जितनी बेर तोड़ ले रहा था, वह उसकी बेर हो जाया कर रही थी। अब उसमें कई लोग तोड़ रहे थे, तो सभी इकट्ठा कर लिया करते थे। बिल्कुल यही तरह से प्राकृतिक अधिकार की बात भी होती है, और लॉक यही कहता था प्राकृतिक अधिकार के बारे में। प्राकृतिक अधिकार में कि जो जिसमें श्रम लगा दे, वह संपत्ति क्या हो जाती थी? उनकी हो जाती थी। वास्तव में सभी संपत्तियां क्या थी? साझी थी। एक तरह से वह बेर का पेड़ भी साझा था, लेकिन जो जिसने जितना बेर तोड़ने में ताकत लगा दिया, वह बेर उसकी हो गई। ठीक है ना? तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांत को कहा जाता है। जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांत को कहा जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, प्रभुसत्ता मतलब संप्रभुता। लोकप्रिय प्रभुसत्ता सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, एकलवादी सिद्धांत, प्रत्ययवादी सिद्धांत। अभी आपको बताऊंगा मैं आपको। दरअसल ये जो प्रभुसत्ता है, इसके दो प्रकार के सिद्धांत हैं। जो इसके कई सिद्धांत हैं, लेकिन दो सिद्धांत यहां पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एक बहुलवादी सिद्धांत और दूसरा क्या है? एकलवादी सिद्धांत। ठीक है, दरअसल जॉन ऑस्टिन जो है वो, उसका जो प्रभुसत्ता सिद्धांत था वह एकलवादी सिद्धांत, या इसी को हम कहते हैं अद्वैतवादी सिद्धांत। क्या कहते हैं? एकलवादी सिद्धांत, या इसी को कहते हैं हम अद्वैतवादी सिद्धांत। अद्वैतवादी सिद्धांत,
एकलवादी सिद्धांत या फिर अद्वैतवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, और ऑस्टिन ने, आप जानते हैं, सकारात्मक कानून की बात की थी, सकारात्मक कानून का सिद्धांत भी दिया था, और सकारात्मक कानून का सिद्धांत ही कानूनी प्रभुसत्ता भी कहा जाता है, कानूनी प्रभुसत्ता भी कहा जाता है। बहरहाल इसमें आंसर क्या हो जाएगा, एकलवादी सिद्धांत या एकलवादी प्रभुसत्ता। ठीक है, क्योंकि जॉन ऑस्टिन जो है वह सीमित प्रभुसत्ता की, सीमित संप्रभुता की बात करता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, एकलवादी सिद्धांत। ठीक है, अद्वैतवादी सिद्धांत या कानूनन, ठीक है, कानूनवादी सिद्धांत भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लिखित कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा जल्दी करिएगा क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है। एकलवादियों के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित है। एकलवादियों के अनुसार क्या कहना है, संप्रभुता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित है। जबकि कारण कह रहा है कि प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है। प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है। कथन ने क्या कहा, क्योंकि एकलवादियों के अनुसार संप्रभुता, जब भी कथन और कारण से मिलकर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, आप क्योंकि लगा दीजिए। इसके और इसके बीच में भी जब पढ़िए, यहां से पढ़िए कथन को, तब क्योंकि लगा के पढ़िए, और जब उल्टा करिए तब भी क्या लगा दीजिए, क्योंकि। ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं कि एकलवादियों के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित है, क्योंकि प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है। फिर उल्टा कर दीजिए, क्योंकि एकलवादियों के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित है। क्या हो जाएगा, विकल्प ए। ठीक है, बस थोड़ा सा टेक्निक लगाइए, दिमाग लगाइए, आंसर आपको मिल जाएगा। भाई ये तो कह रहे हैं ना कि एक सर्वोच्च सत्ता होती है एकलवादियों के अनुसार जिसके विरुद्ध आप अपील नहीं कर सकते। जैसे भारत में अगर राष्ट्रपति ने किसी की फांसी की सजा को माफ कर दिया तो उनके खिलाफ आप कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राष्ट्रपति के आदेश पर पुनर्विचार करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। कुछ यानी जो उनके पास क्षमादान की शक्ति है, उस क्षमादान की शक्ति पर विचार करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। उसी से आप निकाल लीजिए आंसर। अगला क्वेश्चन क्या होगा भाई, इनमें से किसने विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इनमें से किसने विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आंसर क्या हो जाएगा भाई, डायसी। विकल्प क्या है, डायसी, लॉस्की, ऑस्टिन और बोंदा। सीधे आंसर लगा दीजिए, क्या, डायसी। जहां पर भी विधि का शासन आए, जहां पर भी विधि का शासन आए, सीधे आप क्या मान लीजिए, डायसी। इन्होंने ब्रिटेन के संविधान को क्या माना था कि जो ब्रिटेन का संविधान है यह विधि के शासन की व्याख्या करता है। ठीक है, और डायसी पर अभी और क्वेश्चन भी आगे आएगा। मैं कल के लेक्चर में डायसी पर थोड़ा डिटेल लूंगा आपको मैं, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट बता दे रहा हूं केवल, बस। अगला क्वेश्चन, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताया है। वो भी इसी से जुड़ा हुआ आ गया। बस विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताया है किसने, जॉन लॉक ने, जॉन ऑस्टिन ने, ए बी डायसी ने, हेरोल्ड जे लॉस्की ने, हेरोल्ड जे लॉस्की ने। दरअसल यहां पर भी उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ए बी डायसी। अब थोड़ा सा आप डायसी के बारे में समझ ही लीजिए, यहां पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं इसको। दरअसल डायसी साहब जो है विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में जो अंतर बताए हैं वह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के संदर्भ में बताया गया है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के संदर्भ में बताया गया है। ये कहते हैं कि जहां जो विधिक संप्रभुता है, जिनमें जो विधिक संप्रभुता है, विधिक संप्रभुता ये किसमें होती है भाई, विधिक संप्रभुता किसमें होती है, संसद में होती है। ठीक है, वहीं पर जो राजनीतिक संप्रभुता है, राजनीतिक संप्रभुता है, ये किसमें होती है,
राजनीतिक संप्रभुता जो होती है वो निर्वाचक गणों में होती है, यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं आपकी जनता में निहित होती है। ठीक है, यानी विधिक संप्रभुता संसद का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राजनीतिक संप्रभुता जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, डायसी साहब जो है ये कहते हैं, यहां याद रखिएगा, डायसी साहब इंग्लैंड के थे, ब्रिटेन के थे, और ये प्रबल या कह सकते हैं वहां के प्रमुख विधिवेत्ताओं में से जाने जाते हैं, लॉ के बड़े एक्सपर्ट थे। ठीक है, और ये मानते थे कि जो विधिक प्रभुसत्ता होती है, इस विधिक प्रभुसत्ता के सामने लगभग सभी को झुकना पड़ता है। ठीक है, ये मानते हैं कि जो विधिक प्रभुसत्ता होती है वह सर्वोच्च होती है वहां पर जहां पर संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। ठीक है, इसीलिए ये कई देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद इन्होंने ये बताने का प्रयास भी किया था कि कहां कहां पर विधिक संप्रभुता है और कहां कहां पर विधिक संप्रभुता नहीं है। डायसी पर हम और लेक्चर देंगे आपको, वो हमारा कोई भी आगे का सेट होगा उसमें हम और लेक्चर आपको देंगे। बहरहाल आज आपके वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।